स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अपना थोड़ा सा कठिन टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस एपिसोड्स, कि जो अपना फूड है रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीडाइज हो गया, अब वो हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो जो हर एक सेल तक पहुंचाने का फिनोमेना होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना के थ्रू होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना है इसमें हमें फूड हर एक सेल तक पहुंच जाए, इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दैट थिंग्स विल बी इंक्लूडिंग वन पंपिंग ऑर्गन। एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होगी जो क्या करेगा, जिस मीडियम के थ्रू हम इस फूड को, मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराएंगे, उसे पंप करेगा। एक मीडियम चाहिए होगा, जैसा कि मैं अभी बताया हूं कि फ्लूइड मीडियम। तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्लूइड मीडियम इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि ये पढ़ा होगा आपने सोशल स्टडीज़ में, चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। हमने जिस फ्लूइड का यूज़ करा ना उसका नाम है ब्लड, जो कि प्लाज्मा, प्रोटीन, वाटर और कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स के साथ साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जो ये ब्लड है ये हो गया हमारा मेन फ्लूइड। अब इसके बाद एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा, ये फ्लूइड बहेगा किस में, तो क्या नाम आएगा, इस ट्यूब को क्या नाम दें, तो हम कह देंगे उस मीडियम को क्या ट्यूब नाम दें, हाँ जी ट्यूब नाम देंगे। हम उसको नाम दे देंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स का यूज़ कर लेंगे, मतलब डिफरेंट तरीके की हमने क्या यूज़ कर ली, ट्यूब्स यूज़ कर ली। उन्हीं ट्यूब्स के थ्रू इस ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होने लगेगा। अब जब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो फिर प्रॉब्लम एक और आएगी। ट्यूब के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो जो प्रॉब्लम आने वाली वो ये आने वाली है कि अगर कहीं पर से ट्यूब में इंजरी हो गई, ट्यूब बस्ट हो गई, लीक कर गई, तो सारा का सारा ब्लड लीक कर जाएगा और अल्टीमेटली जहां ब्लड को जाना था वहां नहीं जा पाएगा। तो हमें इस लीकेज से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेंटेनेंस मैकेनिज्म को डेवलप कर देना पड़ेगा, जो कि एक ब्लड के अंदर ही मौजूद कंपोनेंट फुलफिल करता है, जिसका नाम क्या है, प्लेटलेट्स। मतलब ये सारा का सारा काम प्लेटलेट्स परफॉर्म करने चाह रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन का फिनोमेना होता है वो ज़्यादातर, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही होता है। भले जो पंपिंग ऑर्गन है वो अलग हो, भले जो ट्यूब्स हैं वो अलग हो, भले वो ब्लड जो है, मतलब जो फ्लूइड है वो अलग हो, भले वो मेंटेनेंस की टेक्निक अलग हो, बट होगा सब कुछ ऐसे ही, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वही पुरानी वाली है कि आप लोग क्लासेस मिस करते हो, पंक्चुअलिटी है नहीं आपके अंदर, चीज़ें सही से पढ़ नहीं रहे हो। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, टेस्ट भी डालूँगा मैं, पिछले केमिस्ट्री का टेस्ट डालेंगे हम। अभी मैसेज करूँगा मैं कि कब टेस्ट है, मैं भी कल या परसों रखूँगा मैं टेस्ट, और नहीं तो फिर संडे को टेस्ट लगा देंगे हम आपका, क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो बिल्कुल। मस्त हो कि हाँ वीडियो पढ़ी है, हम देख लेंगे, फुर्सत मिलेगी तब मिलेगी। पंक्चुअली 4 बजे आइए, देखिए, वीडियो नहीं है पूछिए कम से कम कि सर वीडियो नहीं है क्या करना है। कोई मतलब ही नहीं है, जब आपको मतलब नहीं है तो फिर हम भी रिप्लाई नहीं मारते हैं। जब हम दोनों मिलेंगे ना, हम मेहनत कर रहे हैं, हमने नोट्स डाल दिए, आपने देखे, वीडियो नहीं आए तो 4 बजे पूछा नहीं, 4 बजे नहीं पूछ रहे, 4:15, 4:20-25 पे पूछ रहे हो। हम भी 4 बजे होते हैं ऑनलाइन, नहीं देखा कोई बच्चा नहीं आ रहा, हम क्यों फिर वो करें भाई, आप भी लगिए ना साथ में।
हमने कहा फिर ठीक है, मैं नेक्स्ट डे डांटता हूँ। चैप्टर कठिन है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो टॉपिक कह सकते हो ये चैप्टर ही है, ये टफ है थोड़ा सा, इसलिए क्या करना है, इसकी थ्योरी पहले पढ़नी है। और वैसे भी थ्योरी मैं पहले अपलोड कर देता हूँ, इसलिए थ्योरी पहले पढ़ा करो, फिर वीडियो देखा करो। हमेशा ऐसा ही होता है कि हम आधा घंटा 1 घंटा पहले अपलोड मार देते हैं जो आपकी नोट्स हैं, और फिर क्या करना है, आपको नोट्स देखना है, अपने लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड करने के बाद रिवीजन करना है, चैप्टर फिनिश, तैयार हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग की तो अलग सिस्टम है ना, आप लोग अलग तरीके से काम करते हो। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम सबसे पहली चीज़ जिसका नाम है अपने पंपिंग ऑर्गन के बारे में। जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है पंपिंग करना। इसका जो साइज होता है वो होता है हमारी फिस्ट के बराबर, मुट्ठी के बराबर। हमारी का मतलब आपकी मुट्ठी के बराबर आपका हार्ट होगा और हमारी मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट होगा, तो इसको बोलते हैं अवर फिस्ट। मुट्ठी के बराबर का होता है हार्ट। सिचुएटेड कहाँ होता है पता ही है, सेंटर ऑफ द चेस्ट। आपको बताएंगे लोग यहाँ पे होता है, क्योंकि उनने दिल देखा नहीं कभी, हमने देखा यहाँ पे पाया जाता है। हार्ट आप हमेशा लर्न करना कि बीच सेंटर ऑफ द चेस्ट पाया जाता है, साइड में नहीं होता, थोड़ा सा झुका रहता है ऐसे, पाया यहीं पे जाता है। प्रिपेयर कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट। हार्ट का डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम है, यही डायग्राम प्रिपेयर कर लीजिएगा आप, ड्रॉ करिएगा 2-3 बार डायग्राम को। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो देखेंगे कि नीचे एक वॉल है जो काफ़ी थिक है एज कंपेयर टू द वॉल्स एट द टॉप, और एक बीचों बीच में वॉल है। जो बीचों बीच में वॉल है उसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ, सेप्टम। ये वॉल क्या करती है, इस हार्ट को डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में, और ये 2 पार्ट्स जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं ब्लड को आपस में मिक्स होने से, क्योंकि इस हार्ट में ब्लड 2 तरीके का पाया जाता है। एक ब्लड जो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा जो ब्लड होता है उसका नाम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं पूरे हार्ट के बारे में बताता हूँ। जो अपना हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। कितने चैम्बर्ड है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जैसे हमारा हाथ होता है वैसे हमारा हार्ट फिक्स होता है। जैसे ये साइड जो होगी ना, इधर से होगा राइट चैम्बर्स और इधर होंगे लेफ्ट चैम्बर्स। जैसे ये अपना हार्ट है, इस हार्ट को ही हमने निकाल के ऐसे फिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स हो गया हार्ट। तो इधर हो गया राइट चैम्बर्स, इधर हो गया क्या हमारा लेफ्ट चैम्बर्स। तो जो राइट चैम्बर है ऊपर का, उसे राइट ऑरिकल बोलते हैं या फिर राइट एट्रियम। नीचे का जो हो गया उसे राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और जो उधर अपर साइड में है उसका क्या नाम होगा, उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा लेफ्ट ऑरिकल। और जो नीचे का हिस्सा होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं आपको बता दूं, जो वेंट्रिकुलर रीजन होता है, मतलब हार्ट का जो निचला भाग होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं एज कम्पेयर टू द अपर वॉल्स। अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो ऑरिकुलर वॉल्स हैं वो थिनर है एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकुलर वॉल। अब क्या है कि जो ये सेप्टम है, इसके अलावा भी सेप्टम्स पाए जाते हैं, मतलब वॉल्स पाई जाती हैं, सेपरेटिंग वॉल्स पाई जाती हैं दोनों साइड की एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। मतलब जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में भी एक वॉल पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम देते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब एक एट्रिया दूसरा वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में भी एक सेप्टम होता है, और इस सेप्टम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, दोनों में मौजूद ब्लड को सेपरेट करना। इसी सेप्टम में पाया जाता है एक वॉल्व जो क्या करता है कि ऊपर वाले ऑरिकल से जो है वो क्या करता है, ब्लड को प्रिवेंट करता है आने में, और फिर अलाउ भी करता है। मतलब पहले वो प्रिवेंट करेगा फिर वो अलाउ करेगा। क्लियर है ना? पहले क्या करेगा, ब्लड को ऊपर स्टोर करवाएगा, फिर क्या करेगा, उसको धीरे से नीचे की तरफ झुका देगा और सारा का सारा ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के साथ में नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसमें एक वॉल्व मौजूद होता है। जो वॉल्व होता है वो क्या करता है,
ब्लड को बैक फ्लो से बचाता है। बैक फ्लो से बचाने का मतलब क्या होगा, जब ये वेंट्रिकल नीचे का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऊपर की तरफ पंप होगा, तो ये ब्लड कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाना है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है ऑक्सीजनेशन के लिए। और अगर ये वॉल्व नहीं होगा तो वापस कहाँ पहुँच जाएगा, राइट ऑरिकल में पहुँच जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे वॉल्व लगा दिया गया। ऐसा ही एक वॉल्व आगे भी लगा दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वो वॉल्व क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब वो ब्लड ऊपर की तरफ गया, अगर वहाँ वॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, वो ब्लड वापस आ जाएगा। तो एक वहाँ पे भी वॉल्व मौजूद होता है। जो ये वॉल्व है इसको सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं, जो कि वेंट्रिकुलर रीजन से कनेक्टेड है। जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर रीजन से कनेक्टेड है, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट वाले रीजन की। तो जो लेफ्ट वाला रीजन है ना, उसमें भी ऊपर पाया जाता है लेफ्ट ऑरिकल और नीचे पाया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बीच में भी एक वॉल्व होता है, बट ये जो वॉल्व पाया जाता है ना, इसकी खास बात क्या होती है ना, कि इसमें जो कप्स होते हैं, मतलब कप्स होते हैं, वो दो होते हैं, इसलिए इस वॉल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है वॉल्व, उसका नाम तो वही सेमी लूनर वॉल्व ही होता है। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये आती है कि जो हमारा हार्ट है इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, तो वो भी मैं बताता हूँ। आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में मैंने पूरा डायग्राम दिखाया जो डबल सर्कुलेशन दिखा रहा है। डबल सर्कुलेशन बात यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आपने हार्ट का देखा, एक पार्ट लंग से कनेक्टेड है और एक पार्ट किससे कनेक्टेड है, पूरी बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यू और लंग्स से कनेक्टेड ये दोनों पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको। तो जो लंग्स वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब क्या होता है कि जो हार्ट का राइट पार्ट है उसमें जो वेंट्रिकुलर रीजन है, जब वो ब्लड पंप करता है तो वो ब्लड जाता है सीधे कहाँ, लंग्स को। कहाँ जाता है, सीधे लंग्स को जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन बता रहा हूँ, मतलब वो सर्कुलेशन जो कि लंग्स में होता है। और अब सवाल आ रहा है कि क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड लंग्स में जाता है वो जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। मतलब वहाँ पे जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड, वो ऑक्सीजनेशन के लिए चला गया लंग्स को। जहाँ पे लंग्स के कांटेक्ट में आएगा वो ब्लड, और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हो जाएगी, लंग्स में। और लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा। और फिर देखिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पहुँच रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड पहुँच रहा है ब्लड लेफ्ट एरिकल में, या फिर कह सकते हो कि लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पहुँचा। अब लेफ्ट एट्रियम में जब वो ब्लड पहुँचा है तो क्या होगा कि वो लेफ्ट एट्रियम में भर जाएगा, क्योंकि नीचे वॉल्व अभी क्लोज है। जैसे ही वो भर जाएगा तुरंत ही क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो ये वॉल्व है वो ऐसे झुक जाएगा, सारा का सारा ब्लड ड्रेन हो जाएगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ड्रेन हो गया है। वैसे तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग पढ़ेंगे। अब क्या होगा कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा का पूरा भर जाएगा तो इसमें एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और वो ये दिखाएगी कि हम कंप्लीटली भर चुके हैं। फाइनली क्या होने जा रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कनेक्टेड है एट्रिया से, मीन्स मेन ऑर्टा से कनेक्टेड है। मतलब मेन आर्टरी जो है उसका बोलते हैं ऑर्टा, उससे कनेक्टेड है। अब ये ब्लड वहाँ से पंप होगा, सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे, जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व था वो क्लोज हो जाएगा और ब्लड एक्सक्लूसिवली मूव करने लगेगा कहाँ से, एट्रिया से, या फिर कह सकते हो कि एट्रम से, ऑरिकल से। ये एट्रिया पूरी बॉडी में जाती है और पूरी बॉडी में जब जाती है तो ये क्या करती है, डिवाइड होती रहती है। पहले एट्रिया डिवाइड होगी आर्टरी में, फिर आर्ट्रियोल्स में, और फिर ब्लड कैपिलरीज में, मतलब फाइन कैपिलरीज में फर्दर डिवाइड हो जाती है।
अब क्या होने जा रहा है, जब ये फर्दर डिवाइड हो जाती है और बहुत फाइन ब्रांचिंग बनाती है तो ये सीधे कांटेक्ट में आ जाती है टिश्यूज़ के। किसके कांटेक्ट में आती है? टिश्यूज़ के, या फिर कह सकते हो कि सेल्स से। तो जो ये कनेक्शन है टिश्यू और सेल का, इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर के वापस हार्ट तक पहुंच जाता है। मतलब हार्ट से ब्लड ऑक्सीजनेशन हुआ फिर हार्ट में आ गया, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जाएगा टिश्यूज़ तक और फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होकर के आएगा कहाँ? वापस हार्ट में, ये कहलाएगा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो टिश्यूज़ तक ब्लड पहुंच गया, ब्लड क्या करेगा भैया? ऑक्सीजन उसमें रिच था, डिफ्यूज़न की मदद से क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन थी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी कहाँ? उस ब्लड कैपिलरी के सराउंडिंग टिश्यूज़ में, या फिर कह सकते हो सेल्स में। फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। अब क्या होने जा रहा है? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हो गया, मतलब ऑक्सीजन जो थी वो टिश्यू में पहुंच गई, जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में बनी थी या सेल में बनी थी वो वापस कहाँ गई? ब्लड में। अब जो ये ब्लड कैपिलरीज थी, तो समझ लीजिए ये हमारा मेन आर्टरी है, ये ब्रेक हो गया आर्ट्रियोल्स में, ये ब्लड कैपिलरीज बन गई। ये स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरी जो कि टिश्यू के कांटेक्ट में। अब ये स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज देखिए, जैसे फिंगर्स यहाँ पे पाम में आकर के ज्वाइन हो गई हैं, ये ऐसे आकर के सारी की सारी ज्वाइन होकर के बना लेंगी एक लॉन्गर, या फिर कह सकते हो कि ब्रॉडर ट्यूब, जिसका नाम होगा वीन। और वीन फिर और आके जुड़ेगी फर्दर, तो वो बना लेगा वेना कैवा। जो मेन वीन होती है उसका नाम होता है वेना कैवा। उसका मेन नाम क्या होता है? वेना कैवा नाम होता है। जो वेना कैवा है वो कनेक्ट हो जाएगी आकर किससे भैया? लेफ्ट ऑरिकल से, सॉरी राइट ऑरिकल से। राइट ऑरिकल में आकर के कनेक्ट हो गई। अब राइट ऑरिकल में क्या करेगी? वो सारा का सारा ब्लड ड्रेन कर देगी। अब जैसे ही राइट ऑरिकल भर जाएगा तुरंत वो फोर्स लगाएगा कहाँ पे? वॉल्व पे, और राइट एट्रियम जो था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो राइट एट्रियम फोर्सफुली क्या करेगा? सारा का सारा ब्लड ड्रेन करा देगा राइट वेंट्रिकल में। फाइनली हम वहीं पे आकर पहुंच गए जहां से हमने बात शुरू करी थी कि राइट वेंट्रिकल में भरा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेके कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स तक। मतलब एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन बना करके एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। फाइनली हमारा पूरा का पूरा फिनोमेना फिनिश हो गया। अब हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जो ये फिनोमेना हो रहा है ह्यूमंस में, इसी के पैरेलली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि चूँकि जो ऑक्सीजन लेने का फिनोमेना होता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ये बहुत ही एसेंशियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और कंपलसरी होता है। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें देखना कि दूसरे ऑर्गेनिज्म ये फिनोमेना कैसे कंप्लीट करते हैं। तो एक्चुअल में बात यह है ना कि जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ना डिफरेंट वेज में जाती है और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो भी होती है वेरिएबल। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। फाइनली हम ये जानने जा रहे हैं कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये होगा ना कि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा कि उसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं मैं बता दूं वो आते हैं बर्ड्स, एम्फीबियंस वगैरह। तो जो बर्ड्स और एम्फीबियंस होते हैं इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। मतलब क्या करते हैं? मेंटेन कर लेते हैं। मतलब इसमें एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लीजिएगा, शायद मैंने मैमल्स की जगह पे एम्फीबियंस बोल दिया। तो बर्ड्स और मैमल्स एग्जांपल है। बर्ड्स और मैमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के हिसाब से नहीं रखते हैं, उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे अपना एग्जांपल ले लो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 98.4 डिग्री या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस रहता ही रहता है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारा ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। मतलब हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी, चाहिए ही होती है, बखूबी आप जानते ही हो। तो बर्ड्स और मैमल्स तो ऐसे हो गए। तो इनमें जो चैम्बर्ड हार्ट होता है ना वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्योंकि अगर एक्सक्लूसिवली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आया तो बंदे को दिक्कत होने लगती है। आपने सुना होगा अभी परसों नरसों खबर आई थी, 4 बच्चे एक फैमिली के खेल रहे थे। कहाँ? कार में। भाई साहब कार में खेल रहे थे और मर गए।
कैसे मर गए? बिकॉज ऑफ द सफोकेशन। सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। एक्चुअली हुआ क्या कि जब वो कार के अंदर थे तो एक डिज़ायरेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार में थी और उन्होंने उस वहाँ पे ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दिया, रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दिया और क्या हुआ, वहाँ की सारी ऑक्सीजन उन्होंने यूज़ कर डाली। चूँकि नई ऑक्सीजन अंदर आ नहीं पा रही थी इसलिए वहाँ पे होने लगा सफोकेशन और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होती है। अब हम यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे जो एम्फीबियंस वगैरह होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। मतलब जैसा देश वैसा भेष। जैसे एम्फीबियंस, मेढका जानते ही होंगे, आजकल धरती से बाहर निकल के आ रहा है, 100 फीट अंदर घुस जाता है, बताते हैं, चलता चला जाता, चलता चलाता। अब वो सवाल आ रहा है कि वो कैसे रह लेता होगा अंदर। मैं आपको बता दूं, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर लेता है और वो रह लेता है। उसमें जो इस टाइम रेस्पिरेशन होता है ना, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, मतलब बॉडी की सरफेस से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है। क्योंकि किसी भी टनल के अंदर, मतलब जो भार बोलते हो, होल बोलते हो, उसके अंदर वो मेढक घुस गया है, हो सकता है उसकी जो ओपनिंग हो वो बंद हो जाए, तो अंदर ऑक्सीजन वो डायरेक्टली लंग्स से नहीं ले सकता। सॉइल में भी एयर होती है, वो उससे अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता रहता है, टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से बना लेता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करता रहता है कम ऑक्सीजन में। भाई सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन कम चाहिए, मतलब जब एनर्जी कम चाहिए तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए। जब फूड ज़्यादा मेटाबोलाइज कराएंगे हम तो क्या होगा, ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इनमें जो चैम्बर्ड हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब थोड़ा बहुत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाएगा ना तो कोई चक्कर नहीं है। अब मेरे से ऐसा कोई सवाल ना पूछना सर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता क्यों है, तो मैंने बताया ना कि 3 चैम्बर्ड हार्ट इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा अच्छे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, मतलब ये बेसिक एनिमल्स हैं। ये एनिमल्स पहले बने और मैमल्स कॉम्प्लेक्स वाले बाद में बने एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा 9th में पढ़ा है। तो ये प्रिमिटिव एनिमल्स से इनमें पहले 3 चैम्बर्ड हार्ट था, मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट बना, वो काम चलाता रहा और चलाता रहा। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, ये फुलफिल करने में कैपेबल नहीं थे, अल्टीमेटली क्या हो गया कि 4 चैम्बर्ड हार्ट की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि ऑर्गेनिज्म पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब मैं अगली बात बताता हूँ कि जो हमारे फिशेस थे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फिशेस में ना कोई चक्कर ही नहीं है भाई साहब, कोई चक्कर ही नहीं है ऐसा। फिशेस में सारी चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, नन्ही सी जान, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे टपक जाएगी, मतलब मर जाएगी। तो कहने का मतलब ये ना कि इनका काम ऐसे ही चल जाएगा। तो इनमें ना कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है ना वो क्या करता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है गिल्स के थ्रू, ठीक है, और फिर वो ब्लड पंप कर देता है बिल्कुल फाउंटेन की तरह, ऐसे पूरा ब्लड पूरी बॉडी में डिस्पर्स हो गया, सारे के सारे ऑर्गन जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से नहा लिए। फाइनली क्या होने जा रहा है, सारे के सारे ऑर्गन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जब नहा लेंगे तो उन्हें ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। फिर वो नहाया हुआ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो वापस कलेक्ट हो जाएगा कहाँ, हमारे पूरे के पूरे हार्ट में। फाइनली वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होने के लिए हो जाएगा और हार्ट में आ गया ऑक्सीजनेशन के लिए। तो हमने समझ लिया कि 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस में, आपको पता ही सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म पानी में पाए जाते हैं। फिर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, या मतलब उससे थोड़े कॉम्प्लेक्स फिशेस ही एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता था वो अब धरती पे भी आने लगा तो कहलाने लगा क्या, एम्फीबियन। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई और इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट डेवलप हो गया। ये ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस जो थे ये हो गए मैमल्स, मतलब ये एग ले करते थे, अब ये बेबी की बर्थ देने लगे तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और आ गई और ये बन गए हमारे बर्ड्स और मैमल्स। मतलब बर्ड्स थोड़े प्रिमिटिव हैं मैमल्स से, और इनमें अब क्या होने लगा भैया, 4 चैम्बर्ड हार्ट की ज़रूरत पड़ने लगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो गए, इन्हें हीट ज़्यादा चाहिए थी, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए था, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब कतई ऑक्सीजन ही चाहिए, मतलब प्योर ऑक्सीजन चाहिए। अल्टीमेटली क्या हो गया कि 4 चैम्बर्ड हार्ट बना दिया गया, जिससे क्या हो कि कोई भी प्रॉपर जो है कह सकते हो आप कि मिक्सिंग ना हो सके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो डीऑक्सीजनेशन ब्लड जो है ना बिल्कुल भी ना आए, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड से मिल रहा है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। दिक्कत बस इतनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बचने के लिए 4 चैम्बर हार्ट बना दिया गया। तो आज आपने अभी जो पढ़ा वो अपना हार्ट के बारे में पढ़ लिया, डबल सर्कुलेशन बता दिया, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो ऑक्सीजन लेने का फिनोमेना है उस पे बेस्ड हार्ट कितने तरीके का होता है वो बता दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है एट्रिया, दूसरा होता है पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। आर्टरी की बात करते हैं हम लोग। जो आर्टरी होती है वो कैसी होती है, वो मेन ट्यूब होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारे टिश्यूज या फिर सेल्स तक। चूंकि ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये आया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ये जनरेट हुआ है। तो क्या हुआ, ये ब्लड हो गया प्रेशराइज्ड ब्लड। तो इस प्रेशराइज्ड ब्लड को कैरी करने के लिए जो ट्यूब चाहिए होगी वो भी कैसी चाहिए होगी, थिक वॉल्ड चाहिए होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अच्छा वाला ब्लड। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ए फॉर आर्टरीज और इनमें अच्छा वाला ब्लड, तो इनकी जो वॉल्स हैं वो कैसी चाहिए होंगी, हमें थिक चाहिए होंगी, क्योंकि अच्छा वाला ब्लड हमेशा कैसे आएगा, प्रेशर से आएगा। कैसे आएगा, प्रेशर से। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं एज कंपेयर टू द वीन वाली। तो आर्टरी के बारे में हमने कितनी बातें याद कर ली। पहली कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, दूसरी इनकी वॉल्स थिकर होती हैं, और तीसरी बात क्या है कि इसमें प्रेशराइज्ड ब्लड हमेशा फ्लो होता है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे ट्यूब के बारे में जिसका नाम है वीन। वीन मतलब बेकार, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है वीन में। मतलब वेना कैवा कह लो, चाहे वीन कह लो, चाहे वीनलेट कह लो, क्योंकि ये क्या है, नेटवर्क है पूरा, ब्रांच फिर ब्रांच फिर ब्रांच। तो वीन में पहला क्या हो गया, बेकार ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। दूसरी बात ये होती है ना कि इसमें प्रेशर लेस ब्लड होता है, क्योंकि जो आर्टरी से ब्लड आया वो टिश्यू तक पहुंचा और फिर टिश्यू से वो वही प्रेशर मेंटेन होते होते वो पहुंचाएगा राइट ऑरिकल में। तो धीरे धीरे इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो जब प्रेशर कम है तो जो इसकी वॉल्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, थिनर हो जाएंगी। अब एक प्रॉब्लम आ गई। चलो इतना तो ठीक हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वॉल्स थिन होती हैं, लेकिन जो असली प्रॉब्लम ये आ गई वो ये थी कि इसमें प्रेशर नहीं है। भाई साहब, जब प्रेशर नहीं है तो ब्लड ऊपर पहुंचेगा, हाँ पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स कम होगा बैक फ्लो कर जाएगा। तो वीन्स में एक और चीज़ आ गई। वी से होता है वीन, वी से होता है बेकार ब्लड, और वी से होता है कि इसमें पाए जाते हैं वॉल्व्स। वी में पाए जाते हैं, वीन में पाए जाते हैं क्या, वॉल्व्स। और इन वॉल्व्स का फंक्शन जो होता है वो होता है कि हम बैक फ्लो प्रिवेंट कर लें इस ब्लड का जो कि वीन में मूव कर रहा है। तो जो बैक फ्लो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेशर लेस ब्लड है, ये बैक फ्लो कर सकता है। तो उसमें लगा दिए गए वॉल्व्स, वो इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वीन में वो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करे। तो हमारे 2 हो गए। अब हमारा तीसरा ट्यूब जो आता है जिसका नाम होता है ब्लड वेसल। मतलब जब ये आर्टरीज और वेन्स फर्दर ब्रेक होते हैं स्मॉलर वीन, मतलब कह सकते हो कि आर्टरीओल्स में और वीनलेट्स में, तो वो कहलाते हैं ब्लड कैपिलरीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइन होती हैं और एक फाइन नेटवर्क बना लेते हैं हमारी पूरी बॉडी में सेल्स और टिश्यूज़ तक। जैसे आपने पढ़ा था लंग्स में कि जो एल्वियोली होती हैं वो रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो भी इन्हीं ब्लड कैपिलरीज से ही कनेक्टेड होती है, क्योंकि वो इतनी फाइन होती हैं कि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 1 सेल थिक होती है और वो इजीली वहाँ से डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक हमारा एक नया टॉपिक आ जाता है जिसका नाम होता है ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, एक्चुअली क्या होता है कि द प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर, मतलब दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बीपी। तो जो सबसे पहला ब्लड प्रेशर आता है हमारा, जो मतलब 2 तरीके का ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। We can say that कि जो ब्लड प्रेशर है that is of 2 types, one is systolic pressure and second one is what, diastolic pressure। जो मेरा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मतलब जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है किसकी वजह से बताइए,
वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कह सकते हो कि ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या कह सकते हो ऑरिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो होता है हमारा, क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल्स रिलीज होते हैं या फिर कह सकते हो ऑरिकल्स रिलीज होते हैं, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल्स रिलीज होते हैं, तो हमारा आता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब आप बताइए, जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा या जब कोई चीज़ ढीली होगी तब प्रेशर ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है, जब हम किसी अपने हार्ट के पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जो कि कितना होगा, 120 मिलीमीटर होगा मरकरी की स्केल पे, इसलिए उसको बोलते हैं 120 mm ऑफ Hg। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो होगा 120 mm ऑफ Hg, जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो होता है कम, मतलब वो होगा 80 mm ऑफ Hg। मतलब केवल 80 मिलीमीटर मरकरी स्केल पे ब्लड रीच कर पाता है जब डायस्टोल होता है, मतलब जब वेंट्रिकल्स रिलीज हो जाते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा बीपी है वो कितना है, हमारा जो बीपी है वो होगा 120/80 mm ऑफ Hg, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। तो बीपी हमें पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप हमसे ये सवाल कर सकते हो कि सर ये बीपी कैसे पता चला कि 120/80 mm ऑफ Hg है। तो मैं आपको बता दूं, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है स्फेगमोमैनोमीटर। स्फेगमोमैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर ह्यूमन। अब ये ब्लड प्रेशर वाली दिक्कत होती है आजकल, बड़े लोग बीपी से मरीज हैं, बोले हमारा बीपी बढ़ जाता है, भाई साहब बड़े इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं, हा 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 हा, कुछ लोग रोने, मतलब कोई भी बात हुई रोना धोना शुरू, या फिर बहुत सहम गए हैं, अब क्या करें अब क्या करें। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आती है हाइपर टेंशन से। जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, मीन्स द पर्सन हु आर टेंशनाइज्ड, मीन्स टेकिंग मोर टेंशन, मोर स्ट्रेस, एंड दे गेट द थिंग दैट इज नोन एज व्हाट, हाइपर टेंशन। और जो हाइपर टेंशनाइज्ड लोग होते हैं उनका बीपी बढ़ जाता है, उन्हें हो जाती है बीपी की दिक्कत। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने अगले कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम था मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। मतलब जो इंजरी हो जाती है, अगर हमारी कहीं भी ब्लड वेसल में कट जाते हैं, फट जाते हैं, फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसा सुना नहीं, कट जाओ, फट जाओ, टूट जाओ, फूट जाओ। तो कट गए, फट गए, टूट गए, फूट गए, तो क्या निकलेगा, ब्लड। तो ब्लड निकलेगा तो फिर ब्लड निकलने दो भाई, सारा का सारा ब्लड निकल गया तो हो गया क्या, टपक गए भाई साहब, टपक जाओगे। अगर हमारी बॉडी से ब्लड कंटिन्यूसली निकलता रहेगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वी विल बी डाइंग, हम मर जाएंगे। तो अब हमें मरने से बचना है, बस सबको मौत से डर लगता है, आपको भी हमको भी, क्योंकि हम मर जाएंगे तो आप क्या करोगे। अब हम आगे तो बोल नहीं सकते, आप समझ सकते हो, इसलिए सब लोग मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कोई भी मरना नहीं चाहता। दिस इज़ द ट्रुथ कि सब लोग एक दिन मरेंगे, बट बेटर ये रहेगा कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में मरे तो ज़्यादा मजा आएगा। भाई हमने अपनी लाइफ की सारी फेजेस जी ली, तब मर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मरने दो। लेकिन हमने अपनी लाइफ की आधी फेजेस जी पाई, मर गए तो फिर गड़बड़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ना हमने ब्लड में एक कंपोनेंट मिला दिया जिसका नाम है प्लेटलेट्स। आपने पढ़ा होगा, थ्रोम्बोसाइट्स नाम से जानते हैं हम लोग इसको। ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये जब भी कभी भी इंजरी होती है ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉट बना करके, मतलब ब्लड का क्लॉट बना देते हैं जहां से ब्लड निकल रहा होता है, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। और ब्लड निकलना बंद हो जाएगा तो फिर हुआ क्या, वही तो हुआ जो हम चाहते थे। हम यही तो चाहते थे कि भाई जो खून बह रहा है वो निकले ना, वरना हम मर जाएंगे। अल्टीमेटली वहां पे क्लॉट बन जाए। क्लॉट क्या होता है, आ थिक स्कम ऑफ द ब्लड। देखा होगा आपने, पपड़ी बन जाती है, थक्का जम जाता खून का, वही वो प्लेटलेट्स करते हैं। आपने सुना भी होगा ये प्लेटलेट्स के बारे में, जैसे डेंगू के बारे में, जो डेंगू की बीमारी जब आई थी तो उसके बारे में जब लोगों ने जाना था तो वो समझ गए थे कि हाँ कोई प्लेटलेट नाम की हमारे ब्लड में चीज़ होती है जिसकी कमी की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ हो जाता है, हम मर जाते हैं। इसके और भी कई सारे काम होते हैं, इम्पॉर्टेंट काम तो यही है। अब बात करने जा रहे हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो एक काम और करती हैं। वो क्या करती हैं कि ब्लड में से प्रोटीन्स
कुछ प्रोटीन्स और कुछ और कंपोनेंट्स को रिलीज कर देती हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, और वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ये फ्लूइड आके भर जाता है। इसीलिए इस फ्लूइड का नाम दे दिया गया है क्या, टिश्यू फ्लूइड, जिसे हम लोग लिम्फ के नाम से भी जानते हैं। ये लिम्फ कहाँ से आया फिर से समझ लेना, मैंने ऐसे बताया था ना, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग होती है, तो यहाँ से वो रिलीज होकर के कहाँ जाएगा, वहीं सेल्स के बीच में चला जाएगा, जिन्हें हम लोग कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ये फ्लूइड आर्टरी से रिलीज हो गया, मतलब आर्टरी वाली ब्लड वेसल से रिलीज हो गया और वहाँ पे पूरा का पूरा फैल गया। अब होने क्या जा रहा है भाई साहब, अब ये जो फ्लूइड है वहाँ पे मौजूद जो डाइजेस्टेड फैट्स वगैरह होंगे इंटेस्टाइन के पास में, और जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसको ये पिकअप कर लेंगे, और पिकअप करने के बाद क्या करेंगे, वो जो वीन वाला हिस्सा होगा उसमें ले जा कर के जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे कि जो लिम्फ है इसका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एक अलग सिस्टम हमारी बॉडी में करता है, जिसका नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। वो ये सारा काम करने में मदद करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, लिम्फ जो रिलीज हुआ है उसको कलेक्ट करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करा कर वापस वीन में जोड़ देगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, वो फ्लूइड जो था हमारे ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाएगा। मतलब ब्लड में से लिम्फ का लॉस नहीं होगा, वो वापस निकलेगा, फिर जुड़ जाएगा, निकलेगा, फिर जुड़ जाएगा, निकलेगा, फिर जुड़ जाएगा, और कंप्लीटली पूरी की पूरी बॉडी में कनेक्टेड रहेगा। तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लिया। तो शायद आप समझ गए होगे कि कल छुट्टी क्यों मारी थी। छुट्टी इसीलिए मारी थी क्योंकि सीन बहुत बड़ा है, पिक्चर बड़ी है, देख तो पाओगे ना कंटिन्यूसली, तो हमने सोचा कि इसको एक दिन बना लेते हैं, एक दिन थ्योरी पढ़ा देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पंक्चुअली सारी क्लासेस को अटेंड करिए। कोई भी क्वेरी है आप तुरंत पोस्ट अप करिए, वेट करिए रिस्पॉन्स का। आई विल बी अवेलेबल, आई यूजली अवेलेबल शार्प एट 4। आप ही नहीं होते हो तो फिर हम भी गायब हो जाते हैं। तो ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।